चलिए, हम लोग का जो जीके जीएस का केमिस्ट्री क्लास चल रही है उसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का आज का कड़ी है ऑर्बिट या सेल्स। क्या टॉपिक आपका? हाँ, इसमें हम लोग ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे या सेल कहते हैं, सब ऑर्बिट या सब सेल के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए ध्यान से समझना यहाँ का से कड़ी, क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएंगे। तो पहला आपका कोदी को लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑर्बिट या सेल्स होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग इसकी चर्चा पिछले भी कर चुके हैं, बोला गया परमाणु के केंद्र में नाभिक, हर आपका एटम का सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो उसके बाहर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर चारों तरफ जो होता है, आप सेल जो होते हैं चक्कर मारते रहते हैं। सॉरी, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर मारते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर, जिस सर्कुलर पाथ पर, ये जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इस सर्कुलर पाथ पर वो घूमते रहता है। तो इसी सर्कुलर पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? तो अगर कोई न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन मूविंग होता है या घूमते रहता है, उस वृत्ताकार पथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को कहा जाता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो सबसे नजदीक होता है न्यूक्लियस का उसे कहते हैं हम लोग के, उसका अगला एल, फिर एम, एन, ओ, पी, इसी क्रम में वो चलता जाता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो सबसे नजदीक जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ठीक। और भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि जो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे वो अपने दूर होता जाएगा, उसमें क्या हो जाता है? ऊर्जा बढ़ते चली जाती है। ठीक। तो देखो वही बोला गया, देखो के कक्षा नाभिक में सबसे नजदीक होती है। जैसे जैसे कक्षा से दूरी नाभिक की बढ़ती जाएगी, ऊर्जा का स्तर भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब समझो, अगर बोलेंगे कि न्यूक्लियस है, उसके ऑर्बिट को हमने के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट किया, तो अगर बोलेंगे तो एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगा? के से एल, के से एम, के से एन। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किधर मूव करेगा? के से एन में मूव करेगा, क्योंकि इसकी एन की दूरी न्यूक्लियस से क्या है? सबसे ज्यादा है। तो यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा में कभी कभी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने के सेल से एन सेल की ओर चली जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का गेन होगा कि लॉस होगा? एनर्जी उसका क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस से कोई दूर होता चला जाता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ते चली जाती है, घटती नहीं है। और आप लोग को बताया गया है कि न्यूक्लियस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन, कितना सिंबल से? 2n² से। तो पहला सेल में n का वैल्यू 1, दूसरा में 2, तीसरा सेल में ऑर्बिट में गया 3, चौथा ऑर्बिट में गया क्या? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? k का वैल्यू 1 है, तो उसका l का वैल्यू कितना होगा? 2। l के बाद m का वैल्यू कितना होगा? 3, और n का वैल्यू क्या बनेगा? 4। इसी क्रम में बढ़ता है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन की जो होता है एनर्जी बढ़ती चली जाती है। समझ में आ रही बात? आगे समझोगे। आगे बोला गया है, देखो वही जो हमने बोला वही लिखा हुआ है। बोला गया है जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, तो वो अपनी ऊर्जा है बढ़ाती है। जैसे ही न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा, वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाएगी, अर्थात वो ऊर्जा को ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करता है। ठीक। किंतु जब वह नाभिक की ओर आएगा तो उसकी ऊर्जा घटेगी।
मतलब जब वो सेंटर बाहर पेड़ बाहर की ओर चलेगा तब उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जब वो भीतर की ओर जाएगा तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घटते चली जाएगी। तो समझ में आई। तब जो सेल का रिप्रेजेंटेशन देगा तो आप बता सकते हैं कब एनर्जी घटेगा बढ़ेगा, ठीक। तो लेकिन इसका एक और टर्म है, किंतु जब वो अपने मूल कक्षा में ही रहेगी, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सपोज करो के सेल में है, ये कहीं सेल पर नहीं गया, ना एल में गया, ना एम में गया, ना पी में गया। अगर सपोज करो कोई एन पर है तो ना वो एल का तरफ जा रहा ना एन का तरफ आ रहा, ज्यों का त्यों खड़ा है, तो क्या होगा, उसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि वो कोई भी सेल की ओर शिफ्ट नहीं कर रहा है। तो वही बोला गया, किंतु जब वह अपने मूल कक्षा में रहता है तब उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा एनर्जी बेस्ड, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर जाएगी तब उसका एनर्जी पावर घटेगा कि बढ़ेगा, दूर जाएगा तब बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियस की ओर आएगा तब उसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। और जब वो अपने मूल कक्षा में ही रहेगा तब बताओ उसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सही हमारी बात। तो वही देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका लिखा हुआ था, एन जो कक्षा ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कक्षा का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना बनेंगे। तो के सेल में जो पहला सेल होगा उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बन सकता है हमारा, पहला में 2 बनेगा, दूसरा में कितना बनेगा आपका 8, तीसरा में कितना बनेगा 18, और चौथा में तो के एल एम एन, इसका इंक्रीज किस बेसिस पर होता है 2n स्क्वायर के बेसिस पर, क्योंकि न्यूक्लियस में माना गया मैक्स इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है 2n स्क्वायर, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जितना n रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिट को, वो जिस ऑर्बिट में जितना ऑर्बिट बढ़ेगा उसमें उसका वैल्यू होगा। के मतलब 1 पहला ऑर्बिट में गया, n का वैल्यू तो 1 हुआ, l मतलब ये दूसरा ऑर्बिट में गया तो n बराबर कितना हो गया 2, एल में तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किया तो कितना वैल्यू हो जाएगा n बराबर 3, और n बराबर 4। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। समझ में आई बात। आगे देखो, इसके बाद ऑर्बिट के बाद अगला नाम आता है सब ऑर्बिट। क्या नाम आता है, सब ऑर्बिट। तो इसके बारे में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। सब ऑर्बिट को हम लोग मुख्य रूप से 7 होते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में 4 ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस पी डी एफ से। इस लेटर के अल्फाबेट के स्मॉल लेटर एस पी डी एफ से सब ऑर्बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सब ऑर्बिट क्या होता है, देखो अभी हम लोग बोले कि ऑर्बिट के बारे में पढ़ चुके, तो बोला गया प्रत्येक कक्षा के अंदर हर सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, सब सेल। हर सेल या ऑर्बिट के अंदर क्या मौजूद होता है, सब सेल या सब ऑर्बिट। तो हर सेल के अंदर में ये सेल है, उसके भीतर में सब ऑर्बिट मौजूद होगा, और इनका आकार जो होता है अलग अलग होता है। हर ऑर्बिट का सब ऑर्बिट का शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। और इस सब ऑर्बिट का जो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था आर्नल्ड सोमरफेल्ड। क्या नाम था, बोलोगे नहीं। तो अगर बोला जाए सब सेल या सब ऑर्बिट का खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था क्या, आर्नेड, आर्नेड समरफेल्ड ने। और इसने सब ऑर्बिट के इंडिकेशन के लिए जिस सिंबल का यूज किया, वो सिंबल यूज किया एस पी डी एफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसी सब ऑर्बिट का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है, समझ में आया। तो ऑर्बिट के भीतर जो मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का आकार सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग। सब ऑर्बिट का खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। इसे अल्फाबेट के किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी डी और एफ। समझ में आएगी बात। अब आगे देखो, अब यहां सेल बताया गया है, सब ऑर्बिट का आकार।
तो देखो एस जो सब ऑर्बिट होता है उसका आकार होता है गोलाकार। कैसा आकार होता है? गोलाकार शेप में होगा ये, ठीक। उसके बाद पी ऑर्बिट जो होगा इसका आकार डमरू सेपेड होगा। डमरू देखे हैं? ये डमरू सेपेड होता है, ठीक है। तो जो एस पी सेल का जो शेप होगा वो किस शेप का होगा? डमरू का सेपेड। और डी सब सेल का जो शेप होगा वो डबल डमरू का सेपेड में होता है, डबल डमरू का सेपेड में। और जो एफ सेल होता है इसका आकार कैसा होता है? पंचभुजाकार। 1 2 3 4 एक साइलेंट रहता है, ठीक। इसका शेप जान के रखिए, फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बढ़ेंगे। तो आपका एस शेप जो होगा सब सेल का, उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। पी का शेप कैसा होगा? सिंगल डमरू का होगा। फिर डी का आएगा डबल डमरू। और एफ का जो होगा वो किसका शेप होगा? पेंटागोन, पांच भुजाकार होता है उसका, ठीक है। अब समझिएगा एस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम बताया गया है, किसी भी सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करेगा, अपोजिट। तो इसीलिए देखो एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? पी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। डी सेल में 10 और एफ सेल में 14। हर एक सेल से दूसरा सेल में जाओगे तो हर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन का? तो ये भूलना नहीं, क्योंकि इसी पर बेस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर बोलेंगे एस सेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, ठीक है। और पी सेल में कितना रह सकते हैं? 6। और डी सेल में कम से मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहे हैं 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। और एफ सेल में कितना आएंगे? 14। याद रहेगी बात, परीक्षा में पूछता है। तो अगर भूल जाओगे तो ट्रिक्स याद रखना, एस पी डी एफ सभी का बीच में कितना करने का डिफरेंस रहेगा? 4 का, ठीक। और के एल एम एन का ट्रिक्स बता दिए ऑर्बिट का, 2n²। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे समझो। तो वही रिप्रेजेंट किया गया, देखो के सेल में 2 ऑर्बिट, मतलब ये के एस सेल को रिप्रेजेंट करता है। एल में जाएंगे तो मैक्सिमम कितना आपका ऑर्बिट आएगा? 8, मतलब 2 और 6 दोनों मिलाकर के के से एल तक 8, मतलब एस और पी आएगा 2 6। फिर यहाँ आएगा 2 6 10, फिर आएगा कितना एन में? 2 6 10 और 14। कौन से सही मारी बात? अब इस सभी का और विस्तार चलेंगे। अब आओ ऑर्बिट के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कक्षक, हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो क्या बोला गया, बोला गया सब ऑर्बिट जो होता है, अभी हमने पढ़ा सबसे पहले क्या, एक आइटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के भीतर में क्या होता है? सब ऑर्बिट होता है। और सब ऑर्बिट जो होता है विभाजित होता है किसमें? ऑर्बिटल में। किसमें विभाजित होता है? तो देखो बोला गया सब ऑर्बिट जो होता है पुनः ऑर्बिटल में विभाजित होता है। तो अगर बोला जाए सब ऑर्बिट किसमें विभाजित होगा? ऑर्बिटल में। ऑर्बिट नहीं बोलना, ऑर्बिटल में, कक्षक में विभाजित होगा। और कक्षक जो होता है नाभिक के चारों ओर स्थित वे क्षेत्र होंगे जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो देखा गया है इसी ऑर्बिटल वाले सेक्शन में देखा गया है, ठीक। और आगे जो होता है क्यों देखा जाता है कि वे इलेक्ट्रॉन जिसका, क्यों देखा, कारण है, जिसका क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, उसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समान होता है। तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टर सेम पाए जाएंगे? क्वांटम नंबर, फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? उसमें समान होता है। जान के रखो, आगे काम आएगा। तो इसीलिए वे क्या होते हैं? एक ही कक्षक में पाए जाएंगे। तो मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी जो होते हैं
सेम होने के कारण एक ही कक्षा में पाए जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं जो पाई जाएगी वह कहां पाए जाते हैं? ऑर्बिटल में। कहां पाए जाते हैं? ऑर्बिटल में। ठीक, अब जब हम ऑर्बिटल की ओर जाएंगे तो देखो यहां रिप्रेजेंट किया गया एरिया को, तो बोला गया है कि एक सेल में कम से कम 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। एक सेल, ये जो हम रिप्रेजेंट किए हैं ये सेल को रिप्रेजेंट किए हैं, तो एक सेल में कम से कम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा रूल रहता है कि जितने भी सेल होंगे उस सेल में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध तरीका से भरे जाते हैं, फिर उसके बाद जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन उस सेल में वो रिवर्स डायरेक्शन में भरे जाएंगे। सपोज दैट कि एस सेल में, एस जो ऑर्बिट होता सब सेल है, इसमें कितने सेल कम से कम हो सकते हैं? नहीं, सेल बनेगा एक, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 2। ये जो एरो दिए हुए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। जनरली ये सिंबल नहीं बना इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया, एक इस अपवर्ड होगा, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे होता है, इस तरह लिखा जाता है। तो एक सेल में मैक्सिमम कितने आपके इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। कितना रहेंगे? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता है। तो जैसे बोले एस में, तो पी में मेरा हम लोग अभी पढ़े थे ना, पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए किसको कितना सेल चाहिए? 3 सेल बनेगा। 1, अच्छा सा बनाना पड़ेगा, देखो। तो हम लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 रहता है। तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, पी में एस बोल रहे थे, सॉरी। तो पी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6। और आपको बोले हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। तो रूल कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा तो जो सबसे नजदीक होगा उसके इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले भरा जाता है। जब तक उस सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तो अगला सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम यहां इलेक्ट्रॉन को भर दे और इधर भर दे, इसको खाली छोड़ दे, नहीं। रूल कहता है कि जितने भी सेल में है सबसे पहले क्रमबद्ध तरीका से एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, फिर उसके बाद पुनः रिपीटिशन होगा अगला इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा कितना सेल का दरकार पड़ेगा? 3। तो पहला वाला में हम भर दिए 1 1 1, अगला बार रिपीटिशन होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके भरेंगे। ठीक है, ये थ्योरी देने वाले थे होम्स। कौन देने वाले थे? होम्स लॉ, इसी पर बेस है। ठीक है, पढ़ाएंगे आगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे ब्लैंक में। तो देखो एस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो इसमें एक सेल बना। फिर पी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कितना सेल का दरकार पड़ेगा? 3। डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका कितना सेल चाहिए? 5, क्योंकि 5 दूना 10। फिर उसके बाद एफ में कितना होता है? 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा हमारा? सेल कितना बनेगा? 7 गो हर सेल में। तो अगर क्वेश्चन आएगा सर अगर 13 को इलेक्ट्रॉन आता तब 13 रहता, तो 13 रहता तो सेल मेरा कितना बनेगा? 7 गो सेल बनेगा, लेकिन लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारा? एक। देखिए सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन 13 का फिलिंग करना है। ठीक, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैलेंसी? एल्युमिनियम का 13 होता है, 11 ना। सोडियम का, हेलियम का 13 है ना, कंफर्म है ना। तो देखो अगर हमें 13 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक, तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मैक्सिमम कितना सेल चाहिए? है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। हमें अभी क्या बोले? बोले कोई भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब सेल में भेजा जाता है। तो हमें 13 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हमने एक एक डाल दिया, 1 1 1 1 1 1 1, एक इलेक्ट्रॉन दिया। उसके बाद इसका पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन का होता है शुरुआत से भरा जाता है। तो देखो तो टोटल कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 रे 13। ऐसा नहीं कि बोलेंगे सर यही वाला खाली छोड़ देंगे,
नहीं हो सकता है, क्योंकि होल्स का लॉ बोला जाता है कि शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां से फिर रिपीटिशन करेगा। सही माई बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बीच में नहीं खाली छोड़ सकते हैं, किधर भर देंगे बीच में नहीं, वो जब भी भरेगा बोला जाता है कि पहले लोअर एनर्जी को पूरा फील करेगा तभी वो हाई एनर्जी की ओर बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग सेल थ्योरी में ही पढ़े थे ना कि एनर्जी जब बाहर जाती है तो वो एनर्जी क्या होती है, बढ़ते चली जाती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का आप फीलिंग करेंगे तो आपको शुरुआत से ही भरना पड़ेगा, ये नहीं कि बीच वाला गायब करके हम भर देंगे। समझ में आ रही बात, यहां तक समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसके बाद क्वांटम नंबर के भी हमने चर्चा की थी, थोड़ी सी बात ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसका आपको आगे और पढ़ाएंगे। बोला गया क्वांटम संख्या जो होती है किसी परमाणु के भीतर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति, उसके सेल, सब सेल, ऑर्बिटल की चक्रण, ओरिएंटेशन की दिशा और ऊर्जा की जानकारी देती है। ये जो क्वांटम नंबर की अभी हमने चर्चा की, वो क्वांटम नंबर का यूज क्या है, वो क्वांटम नंबर जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस ऑर्बिट में है कि या किस ऑर्बिटल में है, वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इन सभी बातों की जानकारी देता है। कौन जानकारी देता है, क्वांटम नंबर। इसी क्वांटम नंबर से हम लोग जानकारी लेते हैं। सही में बात, इसीलिए क्वांटम नंबर जो होता है ऑर्बिटल्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर क्वांटम नंबर को आपको आइडेंटिफाई नहीं रहेगा जानकारी, तो आपको पता ही नहीं चाहिए कौन इलेक्ट्रॉन किस सेल में चल रहा है, किस ऑर्बिटल में है, उसका डायरेक्शन किस दिशा में है, उसके पास एनर्जी कम है कि ज्यादा, तभी तो हम उसको फिल्म करेंगे, सेल में भरेंगे। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है, किससे मिलती है, क्वांटम नंबर से मिलती है। समझ में आ रही बात, आगे देखो। इसके बाद देखो ऑर्बिटल के बारे में, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली, जितना सारे चीज बोले वही चीज है। ये बोला गया कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन एक बादल का आकार ले लेती है, माने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये फिलअप होंगे। जैसे बादल लेते हैं ना हम लोग, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, 2, दूसरा में कितना रहेगा, 6 रहेगा ना, तीसरा में कितना बनेगा, 10, चौथा में कितना एफ सेल में बनेगा। तो धीरे धीरे ये किसका शेप ले जाता है, बादल होता है ना, पूरा आकार लेते चला जाता है। तो इसीलिए बोला गया ऑर्बिटल में जो रहते हैं ये धीरे धीरे किस तरह इलेक्ट्रॉन किस तरह का शेप लेते जाता है, बादल, क्लाउड स्ट्रक्चर बनाते चला जाता है। आगे बोला गया देखो कक्षा मतलब से ऑर्बिट की जो संख्या होती है, उप ऑर्बिट सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आधी होती है। तीसरा, हर कक्षा में सेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे मत रिप्रेजेंट कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन रहता है इलेक्ट्रॉन का। अगला बोला गया देखो, जो आपको बोले थे होल्स का नियम, यही बताया गया है। बोला गया कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है होल्स के नियम को पालन करता है। मतलब इस नियम के अनुसार सेल कक्षा में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जो आपको अभी हम बताएं कि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, उसके बाद एक एक प्रवेश करने के बाद फिर विपरीत चक्र में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। विपरीत चक्र में मतलब ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड नीचे डायरेक्शन में, फिर उसके बाद शुरुआत से भरा जाएगा, ये नहीं कि बीच में हम भर देंगे। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल का तौर पर ये 6 वाला का ले रहे हैं, समझो 6 वाला नहीं, थोड़ा 10। सपोज दैट हमें 10 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। होन साहब ने नियम को क्या बताया था, प्रैक्टिकल अगर बता देंगे तो थ्योरी समझ में आएगा। उसने कहा कि हमें 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है, मतलब कितना सेल चाहिए, कम से कम 5, 5 दूना 10, ठीक। तो ऑड वाला नंबर लो, जैसे हम लोग 13 वाला लेंगे तब समझ में आएगा, तो ये तो सीधा भरा जाएगा। जैसे अभी 13 वाला बताए थे, चलो 11 ले लो, ठीक। 11 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए कम से कम आपको कितना सेल चाहिए, 6, 6 दूना 12, एक ज्यादा चाहिए, हमने 6 सेल लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर एक सेल लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, फिर एक नीचे ले रहे हैं, प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तो होन साहब ने बोला कि आप पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे हर कक्षा में एक एक करके भरना है।
तो हम एक एक करके भर दिए, 1 1 1 1 1 1 भर दिए एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपीटिशन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, देखो विपरीत चक्रण में। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां भर दिए, यहां भर दिए, यहां भर दिए, यहां भर दिए, यहां भर दिए। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन का फुलफिल हो गया, टोटल 11 ठो, 2 4 6 8 10 और 1 11। तो क्या ये आपका फीलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फीलिंग सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बोला गया कि हर पहले शुरुआत वाला सेल को भरा जाएगा, तब जाकर के अंत वाला सेल को भरा जाएगा। तो इसको भरवे नहीं किए, हम आगे कैसे चल गए? नहीं जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रही बात? दूसरा बोला गया पहले शुरुआत में भर दिए, एग्जाम में देता है इसी पैटर्न पर, अंत वाला को भर दिए। बताओ ये सही होगा कि गलत? गलत। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपीटिशन कहां से होना चाहिए? शुरुआत से होना चाहिए। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 11। तब लास्ट का सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? एक। तो ये सही कि गलत? सही। ये कंडीशन भरा जाए, और यही इनका कहना था। किनका रूल दिया गया था? हॉर्न्स का। समझ में आ रही बात? हाँ, समझ में आ रही है? तो ये हमारा नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए हमने इस तरह, लेकिन आप लोग कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन का इस पैटर्न पर। सही हमारी बात? हमको ये एरो नहीं मिला इसलिए नहीं बना पाए हम। किसमें? लास्ट में तो खाली रहेगा, तो उसका पास इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा उतने ना बचेगा। आपको इलेक्ट्रॉन कितना फिलिप करना था? हाँ, तो यहाँ से देखो पहला पहला एक सेल किसको रिप्रेजेंट, अच्छा उसको तोड़ दे। तो देखो पहला किसको रिप्रेजेंट किया? पहला सेल पहला किसको रिप्रेजेंट किया? एस को। फिर इसके बाद 1 2 3 ये दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट किया? पी को। और तीसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉजिक समझ में आया? वही है, इसका ब्रेकडाउन है। और बोलो कोई कंफ्यूजन? पहला वाला में एस को रिप्रेजेंट करेगा, अगला 3 वाला 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी को। बाकी डी वाला को, डी के बाद एफ को जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, ये जो बात देने वाले थे ये हुन साहब थे। और आप जो अभी पूछने जा रहे हैं ना, वो अब वो प्रिंसिपल है, वो अभी इसके बाद बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें जो एस पी डी एफ करके इलेक्ट्रॉन को घटाते बढ़ाते जाएंगे। ये कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है सेल में, समझ में आया? क्योंकि अगर आज बोले भी थे क्लास इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करें? देखो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ध्यान से समझोगे। बोला गया विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल में। ध्यान से समझिएगा। देखो बोला गया परमाणु के सेल या ऑर्बिट या सब सेल या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग सेल में भी रखते हैं, सब सेल में भी रखते हैं, ऑर्बिट में भी रहता है, ऑर्बिटल में भी रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर सेल में अलग अलग दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 14 दे रहे हैं, अलग अलग सेल में डाल रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली क्या होता है कि कितने सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, वही जो घटना कहलाती है वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अनुसार अलग अलग मत दिए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ अब वो प्रिंसिपल हुआ, और उसी के अनुसार बना पीरियोडिक टेबल बना। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता तो आप पीरियोडिक टेबल नहीं बना पाते, ना ही उससे वैलेंसी निकाल पाते, और ना ही केमिकल रिएक्शन हो पाता। तो इसीलिए हम लोग एक एक स्टेप करके बात पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने क्या दिए और उनका क्या मत था। ठीक, आओ पहला आप परिचित है बोर बेरी प्रिंसिपल्स, पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
क्योंकि इन्होंने जो दिया था इलेक्ट्रॉन को बोला गया था कि ऑर्बिट में मूव करते हैं, यही ना बताए थे। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया गया था 4 तरह का, के, एल, एम और एन, बार बार इसको रिपीट। लेकिन आज समझो ये जो थ्योरी देने वाले वो अकेले नहीं थे, इसके साथ एक और साइंटिस्ट मिले हुए थे। अभी तक पढ़ते आए थे कि एक साइंटिस्ट मिले हुए थे। बोला गया परमाणु की कक्षा मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के वितरण की योजना सबसे पहले 1921 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दी थी। एक का नाम था नील बोर और दूसरा का नाम था चार्ल्स रूजले बैरी। क्या नाम था? तो इन्हीं के नाम पर चार्ल्स रूजले बैरी और नील बोर साहब ने दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहली बात रखी थी 1921 ईस्वी में। और उन्हीं के नाम को मिला करके जो थ्योरी बना दिया गया, उसी थ्योरी का नाम बन गया बोर बैरी थ्योरी। समझ में आई बात? इसलिए 2 साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था। बोर मतलब नील्स बोर और बैरी मतलब वो आपका क्या, चार्ल्स रूजले बैरी। इन दोनों के नाम पर यह थ्योरी बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है बोर बैरी थ्योरी। समझ में आई बात? तो देखो उन्होंने क्या बताया, आप लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज का है। उन्होंने बताया कि कोई भी सेल के अगर न्यूक्लियस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2n²। ये बात कहने वाले जो साइंटिस्ट थे वही थे आपके कौन, बोर बैरी। कि किसी भी न्यूक्लियस में मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 2n² से। उसके बाद जहां n जो रिप्रेजेंट करता है, ये n रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्बिट को, ठीक है, अथवा ऊर्जा के स्तर को रिप्रेजेंट करेगा। जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा उसमें कम ऊर्जा रहेगी, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होते चला जाएगा उसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। शुरू से हम ये बात बोलते जा रहे हैं, शुरू से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ता चला जा रहा है। पहला हो रहा सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, फिर 18, फिर कितना हो रहा 32। 4 का स्क्वायर 4 2 16, 16 दूना 32, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 2 सेल में आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। पहला में 1 तो 1 2 ही बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपस में इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिट में होता है, ये थ्योरी जो देने वाले थे वो कौन थे, तो बोर बैरी का संबंध जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो ऑर्बिटल मॉडल पर है। सॉरी ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ऑर्बिट मॉडल। किस पर, ऑर्बिट। इसके बाद इन्होंने जो बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आगे पढ़ोगे तो जानकारी, लेकिन थोड़ा सा यहां आइडिया दे रहे हैं क्या रीजन, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ी सी बात जानिए। देखो अगला उन्होंने बोर बैरी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। क्या कहा, सुनो। बोला गया कि परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई भी एटम का जो होगा वो आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। याद रखना, कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते उसके आउटर मोस्ट सेल में। क्यों, इसीलिए चाहे उसके पास कितना भी इलेक्ट्रॉन करने का पावर क्यों ना हो, लेकिन जब वो आउटर मोस्ट सेल में जाएगा तो वो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, उसको रिप्लेस एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 के बाद फिर उसके बाद 1 2 में वो चला जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, 8। और इसीलिए उसे कहा उन्होंने ऑक्टेट रूल कहा। क्या कहा, तो बोला जाएगा कि ऑक्टेट रूल देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, बोर बैरी साहब थे। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में परमाणु में क्या रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, अस्थायी बन बना रहता है। उदाहरण के तौर पर कौन सा है, ऑर्गन। इसीलिए ऑर्गन एक इनर्ट गैस है, ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 8 के बाद फिर हमारा 1 2 3 चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जिसका 8 सेल पहुंच जाएगा ऑर्गन का, तो वहां पर क्या होगा, A8 से भी स्टार्ट करते हैं, कई किताब कॉपी में देखोगे, ठीक है, वहां से AR लिख करके फिर 1s2 2s2 चालू कर देंगे हम लोग। तो इसीलिए ऑर्गन को क्या कहा जाता है, गैस। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8। और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, किसके स्टेबिलिटी बनाने के लिए, एटम के, ठीक है। और इसीलिए इस रूल को कहा गया, कौन सा रूल कहा गया, ऑक्टेट रूल, ठीक।
अगला उन्होंने बात बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। उन्होंने बोला कि सभी सेल जो होंगे वो क्रमानुसार भरे जाते हैं। अभी जैसे बताए थे ना कि हर इलेक्ट्रॉन में क्रमानुसार, कि नहीं कि यहां फिलअप कर दिए तो आगे जाके हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं। इन्होंने ये भी बात कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सीरीज में भरे जाएंगे, सभी को सेल में क्रमानुसार में भरे जाते, अर्थात जब तक आंतरिक कोष पूर्ण नहीं होता तब तक अगले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता है। माने फुल और हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता आगे। तो आपका जब तक हम पहला नंबर जैसे एस में हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, तो 6 का कड़ी बनाने के लिए ये नहीं कि लास्ट वाला में भर दे, पहला 2 14 करके भरेंगे तब जाकर के लास्ट में जो बचेगा वो भराएगा। ये कहना था, किनका कहना था, बॉरबेरी साहब का। यहां तक समझ में आया? हाँ भाई, इतना सारा कहानी बता रहे हैं, अब वो प्रिंसिपल्स के रिलेटेड में आ गए। देखो क्या लिखा गया है, अब बाओ प्रिंसिपल, क्या नाम है, लिखा वही है ना, यही अब बाओ प्रिंसिपल पर ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधारित है। किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, काहे जाएंगे, कैसे जाएंगे, यही साहब ने बताए थे। ठीक है, और इसी के कारण हमारा जो पीरियोडिक टेबल बना, पीरियोडिक टेबल नहीं बनता तो इलेक्ट्रॉन याद रख सकते हैं, कौन सा कितना है, आपका एलिमेंट कहां पर रखा जाएगा, कौन इनर्ट गैस है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, आइडेंटिफाई कर नहीं पाते। तो अब बाओ प्रिंसिपल जो देने वाले थे, जनरली अब बाओ का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक तरीका से हमको इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक, तो पीछे में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरी दिया गया था, उसी थ्योरी को हेल्प लेकर के अब बाओ ने एक प्रिंसिपल को जन्म दिया, और उसी प्रिंसिपल का नाम पड़ा क्या, अब बाओ प्रिंसिपल। अब बाओ प्रिंसिपल मुख्य रूप से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो देखो जनरली अब बाओ कौन सी भाषा एक है, जर्मन भाषा है, जिसका अर्थ होता है रचना, कंस्ट्रक्शन करना। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम इस इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे अरेंज करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, घर बनेंगे, हमको घर बना देना है, तो घर बनाने के लिए किसके पास जाते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का। और कितना लोहा लगेगा, कितना सीमेंट रहेगा, कितना रड लगेगा, कितना ईंट लगेगा, फिर वो आर्किटेक्चर का पास तब आपका सही ढंग से घर बना देता है। और बिना हम लोग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे, इधर ईटा जोड़ दिए, इधर ईटा, एल्बेस्टर मार के 2 रूम घर तैयार बना देते हैं। तो इसीलिए अब बाओ का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं रचना करना। देखो इन्होंने तत्वों मतलब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना ही हम लोग का नियम जो पालन करता है, किस नियम को पालन करता है, अब बाओ प्रिंसिपल। मतलब अभी हम लोग जितने भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो अब बाओ प्रिंसिपल पर ही करते हैं। इसका अलावा अभी तक कोई नया प्रिंसिपल नहीं बना है, और सर्वमान्य प्रिंसिपल हमारा यही बना है। सही में आई बात? देखो क्या कहता है, बोला गया है सब सेल उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा वाली कक्षा की ओर चलेगा। लो एनर्जी से चलेगा किधर, हाई एनर्जी की ओर। और अभी हम लोग पढ़े थे, तुरंत अभी पढ़े थे ना वो प्रिंसिपल में, कि लो एनर्जी किसके पास रहता है, जो न्यूक्लियस का सबसे नजदीक वाला सेल। न्यूक्लियस का सबसे नजदीक वाला सेल होता है, कौन सा सेल रिप्रेजेंट करता है, के सेल। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी रहती है, 2। तो ऑर्बिट उसमें कौन सा ऑर्बिट देखा जाएगा, मेरा एस। एस सबसे लेगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। पी में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वही बोला, तो जब निम्न से ऊपर जाएगा तो मतलब पहले एस सेल में ऑर्बिट में आएगा, फिर किस में आ जाएगा, पी में आएगा, फिर किस में जाएगा, डी में जाएगा, फिर जाएगा एफ। बट ये सारी घटनाएं बेस्ड होगी उसके एनर्जी पावर पर, किसके पावर पर, जिसके पास एनर्जी रहेगा कम वहां पर पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब उसके बाद वाले अगले एनर्जी पर जाएगा। तो वही बोला गया निम्न ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा स्तर वाले सेल की ओर जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले कम ऊर्जा वाले स्तर के उप सेल माने सब कक्षा या ऑर्बिटल्स को भरेंगे, उसके पश्चात अधिकतम ऊर्जा वाले सब सेल और ऑर्बिटल को भरेगा। मतलब जिसके पास कम एनर्जी पहले उसी को खाना खिलाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा तब अगले पास जाएगा। ये नहीं कि पहले जिसका पास ज्यादा एनर्जी है उसी को दे देगा, कम वाला को नहीं देगा। मतलब लोअर से हायर की ओर चलेगा। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रूल कहता है। तो देखो
ध्यान से देखना ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हमने यहां बना दिया समय की बचत के लिए। देखो कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझ सकते हो। देखो अभी जितनी सारे बातें बताए थे एकदम दिमाग में पकड़ के रखना, तब ये समझ में आएगा। एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट का, रिप्रेजेंट करता है तो n1, फिर दूसरा ऑर्बिट n2, n3, n4, n5, n6, n7, 8, जनरली 6 तक ही रहता है, 8 तक लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग कैसे होता है सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस पी डी और एफ। तो देखो सब में लिखते हैं S1, S2, S3, S4 सब में मौजूद होगा वो, S5, S6, S7, S8 हो गया। अब एक को छोड़ करके S के बाद कौन सा चालू होता है, P। अब दूसरा वाला से दूसरा नंबर सेल में गया तो क्या है, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P चल गए। फिर एक छोड़ करके SPD आता है, तो फिर थर्ड नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो 3 नंबर सेल से तो इसका नाम क्या होगा, 3D, 4D, 5D, 6D गया। फिर एक छोड़ करके 5वां नंबर में जाएंगे तो SPD। अब कौन चालू होगा, आप 3 घर छोड़ करके 1 2 3 यहां से आप होगा। फिर यहां पर होगा 5F, यहां पर क्या लिख सकते हैं 6F, यहां पर क्या लिख सकते हैं 7F, यहां पर क्या लिख सकते हैं 8F, यहां लिख सकते हैं 7D, यहां पर लिख सकते हैं आप क्या 8D, यहां पर क्या लिख सकते हैं आप 8P, ये लिख सकते हैं ना SPD। अब देखो सीरीज चल रहा है ये। अब देखो थ्योरी क्या बोला गया, थ्योरी बोला गया कि जब तक पहला नंबर आपका इलेक्ट्रॉन का सेल को फुलफिल नहीं करेगा तब तक वो दूसरा में एनर्जी में नहीं जाएगा। तो देखो एस में हम लोग ये पहला इलेक्ट्रॉन को फिल किया, पहला नंबर घर में, क्योंकि पहला नंबर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, मिनिमम 1 तो एक ही जाएगा। दूसरा नंबर में कहां गए 2 में गए। ठीक, उसके बाद तीसरा वाला को काटे, ध्यान से देखना काट रहे कैसे। फिर चौथा वाला कटा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां। लेकिन जब ये होता है तो इलेक्ट्रॉन का रिपीटिशन होता है, फिर रिवर्स स्टार्ट आएगा। फिर इसके बाद 4 पे जाके फिर यहां से रिवर्स कहां चलेगा 5 की ओर चलेगा, फिर यहां से रिटर्न हो जाएगा, फिर यहां से वो किधर चलेगा P की ओर चलेगा, मतलब फिर वो लोअर से हायर की ओर चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात। तो देखो वही चीज को मिटा दे रहे हैं, अब लिखा हुआ वही चीज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाता है सेल में, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन समझो। तो देखो वही सीरीज लिखा हुआ, पहले क्या होगा S1S पहला नंबर आपका सेल में, दूसरा 2S में जाएंगे, 2S के बाद किस में जाएंगे, देखो 2P में गए, क्योंकि इसका आपका एनर्जी कम है। 2P के बाद किस में आएंगे 3S में, फिर कहां जाएंगे 3P, फिर उसके बाद 4S, तब फिर उसके बाद कहां जाएंगे 3D में, फिर उसके बाद 4P, फिर उसके बाद 5S, फिर उसके बाद 4D, फिर उसके बाद 5P, फिर उसके बाद देखो वही क्रम चलता जा रहा है। तो देखो ये जो सेल है वो ऊर्जा एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक उसमें फिल होगा इलेक्ट्रॉन। सही हमारी बात। तो ये सारे डिपेंड करता है एनर्जी पर, जिसका एनर्जी कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा उस सेल में, उस सेल को भरने के बाद अगला सेल में। और आपको बता दिए कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 से ज्यादा कभी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो देखो अब इसके बाद जो आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा गया टोटल, कुछ हमने एग्जाम्पल दे दिया है और इसके एग्जाम्पल के बेसिस पर समझोगे, दिख जाएगा आई होप, बड़ा कर दे रहे हैं। देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, तो 1 जाएंगे तो पहला नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होगा एस सेल में हम लोग जाएंगे 1 पहला, क्योंकि N1 पहला, तो इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा फिल होगा 1। उसके बाद आएंगे क्या हीलियम, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो देखो 1s2, क्योंकि 1s1s2। तीसरा नंबर में जाएंगे लिथियम, लिथियम में कितना वैलेंसी होता है 3, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहला कौन सा सेल को भरेगा एस सेल को, तो देखो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद क्या आएगा हमारा 2s2, क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 के बाद क्या आएगा
तो 2s, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तब 3 मेरा फिलअप हो गया सेल का, देखो फिलअप हुआ। फिर उसके बाद देखो बेरिलियम कितना आया? 4। तो पहले हम लोग क्या बनते हैं? 1s, फिर उसके बाद क्या बनते हैं? 2s। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो कितना हो गया? तो ये पूरा बेरिलियम को फिल कर दिया। कौन से समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद क्या आएगा? बोरान। बोरान का वैलेंसी कितना होता है? 5। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा? 5। तो देखो 1s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2s में गया, तो 1s 2s के बाद क्या आएगा? 2p। देखो 1s 2s, फिर कहां जाएगा? 2p। तो 2p के बाद तो देखो 2 2 4, तो p कितना में रहेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये भरेगा। समझ में आ रही बात? ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। कौन से सही में आ रही है? फिर उसके कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 6। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1s2 2s2 2p 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन मेरा फिलअप हो गया। नाइट्रोजन वैलेंसी कितना होता है? तो कितना इलेक्ट्रॉन? देखो आप लोग देखो, वन ध्यान से देखते जाना आप। s1 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर s2। अब हम लोग s सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। p सेल में मैक्सिमम अभी बताए ना, sp-d-f, s में 2, p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर हम p सेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 3, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं? 6। 8 से ज्यादा किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 8। तो चलो 1s2 2s2, फिर उसके बाद 2p4, क्योंकि ये p कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है मेरा? 6। इसको दे रहे भी कितना ले सकता है ना? चलो फिर आ जाओ 10 के पास आओ। 10 मतलब नियोन। तो नियोन में देखो 1s2 2s2 2p, देखो 6 2 8 और 2 10, तो मैक्सिमम 10 फिल हो गया। अब आओ उसके बाद देखो सोडियम, सोडियम के पास कितना है? 11। तो देखो 1s2 2s2 2p, क्योंकि 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। p सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सब सेल में 6। तो 6 के बाद sp-d, लेकिन d नहीं जाएगा, एनर्जी बेस्ड है। देखो s के बाद रिपीटिशन कितना है? देखो 1s2 2s2 2p, उसके बाद 3s। इसके पास एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां घूमेगा आकर के। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहीं आके घुमा है। सही माई बात? यही है अब वो प्रिंसिपल। लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? ही नहीं कि लिख देना वैसे। जिसके पास एनर्जी कम रहेगा पहले उस सेल को भरेगा, तब जाकर के आगे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। अब आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है आपका, कहां गया? 2 नाम, कॉपर और क्रोमियम। कहीं दिख रहा है? 24 नंबर दिख रहा है ना? हाँ, काहे कि ये 2 जो होता है अब वो प्रिंसिपल का अपवाद है। हाँ है, हाँ देखो ये 2 जो है ये अपवाद है। रूल सुनो इसका पहले। रूल क्या कहता है? ध्यान से, एग्जामिनर इसीलिए पूछता है। एस पी डी और एफ। एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। पी में, डी में और एफ में यही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब कहता है रूल क्या कहता है कि यहां 10 डी लिख दिए। इसका रूल कहता है कि डी और एफ सेल में कभी भी फुल फिल इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉन। फुल फिल मतलब मैक्सिमम कितना रह सकता है? 10। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते आपका लास्ट में 10 बचे तो 10 नहीं होगा, या तो इसको ये क्या बोला, इससे 10 से ज्यादा, या तो 11 नहीं, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, मतलब या तो इसमें 9 नहीं होगा और इसका हाफ। हाफ कितना होता है? 5। 5 का एक कम कितना होता है? 4। मतलब 9 और 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते इसके साथ। ठीक, और इसके साथ कितना होता है? एफ में कितना होता है? 14। तो 14 मतलब एक कम, कितना? 13 इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं हो पाएंगे और एक 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? ये जो होता है ये अपवाद है अब वो प्रिंसिपल का। और ये दोनों देखने को मिलेंगे कॉपर और क्रोमियम में। देखो कहां पर कहीं लिखा होगा कॉपर। कॉपर का बैलेंस कितना आ रहा? 29। तो सी यू लिखे थे, देखो अब डी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता था आपका? नहीं, यहां पर देखो
आप गिनती करो इलेक्ट्रॉन को, कितना 29 सही है ना, देखो 29 गिनेंगे, 2 2 4 10 2 12 18 12 और 18 18 और ये कितना हो जाएगा आपका 18 और 10 30 हो गया। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को चेंज करता है, एक्सचेंज करेगा। मतलब आपका जो होगा 4s2 और यहां पर होगा क्या 3d9, एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रॉन के आपस में। एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, नहीं हुआ। अरे यहां पर कितना हुआ, हाँ तो यही तो एक्सचेंज किया इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को घटाता बढ़ाता है। अभी हमने क्या बोला, डी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 10 रहता है, तो गिनती कितना पूर रहा 2 2 4 10 2 12 6 18 18 और 10 28 हुआ ना, 28। तो वही चीज अभी बताने जा रहे हैं ना कि जनरली यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो कॉन्फ़िगरेशन किए, ध्यान समझो। तो टोटल इसको 29 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तो 29 इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ कितना आपका आया 2 4 10 12 18 18 10 28 29। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करता है आपस में, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। कौन से सही मारी बात, वही फिर नीचे वाला कड़ी में। तो याद रखिएगा कॉपर और क्रोमियम ये दो अपवाद है जो अबू प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। इतनी बात समझ में आई, तो बस यहीं तक। फिर इसके बाद अगर नहीं आया तो इसका डिटेल कॉन्फ़िगरेशन और दिखा देंगे किसका किसका अपवाद है। तो इसके आई कक्षा अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।